प्यारे साहित्य प्रेमियों, राग दरबारी उपन्यास के इस भाग को प्रारंभ करने से पूर्व एक जानकारी साझा करना चाहता हूँ कि श्रीलाल शुक्ल जी के इस उपन्यास की रिकॉर्डिंग, इसकी सीरीज जो एक एक करके आ रही है, बहुतों को बहुत अच्छी लग रही है, किंतु कुछ लोग जो सुनने के बजाय पढ़कर इसका आनंद लेना चाहते हैं, वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर अमेज़न ऐप से चाहें तो यह पुस्तक डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राग दरबारी भाग 24। गांव के किनारे एक छोटा सा तालाब था जो बिल्कुल ग्राम्य जीवन भी क्या है था। गंदा कीचड़ से भरा पूरा, बदबूदार, बहुत क्षुद्र। घोड़े, गधे, कुत्ते, सूअर उसे देखकर आनंदित होते थे। कीड़े मकोड़े और भुनगे, मक्खियाँ और मच्छर, परिवार नियोजन की उलझनों से उन्मुक्त वहाँ करोड़ों की संख्या में पनप रहे थे और हमें सबक दे रहे थे कि अगर हम उन्हीं की तरह रहना सीख लें तो देश की बढ़ती हुई आबादी हमारे लिए समस्या नहीं रह जाएगी। गंदगी की कमी को पूरा करने के लिए 2 दर्जन लड़के नियमित रूप से शाम सवेरे और अनियमित रूप से दिन को किसी भी समय पेट के स्वेच्छाचार से पीड़ित होकर तालाब के किनारे आते थे और ठोस, द्रव तथा गैस तीनों प्रकार के पदार्थ उसमें समर्पित करके हल्के होकर वापस लौट जाते थे। अपने पिछड़ेपन के बावजूद किसी देश का जैसे कोई न कोई आर्थिक और राजनीतिक महत्व अवश्य होता है, वैसे ही इस तालाब का भी गंदगी के बावजूद अपना महत्व था। उसका आर्थिक पहलू यह था कि उसमें ढालू किनारों पर दूब अच्छी उगती थी और वह शिवपालगंज के इक्का वालों के घोड़ों की खाद्य समस्या दूर करती थी। उसका राजनीतिक पहलू यह था कि वहाँ घास छीलने वालों के बीच सनीचर के कन्वेंसिंग की और अपने लिए वोट मांगे। सनीचर जब तालाब के किनारे पहुंचा तो घसियारे घास छील रहे थे। वे पेशे से घसियारे नहीं बल्कि इक्का वाले थे जो साइकिल रिक्शा चल जाने के बाद भी अपने घोड़ों के साथ अब तक जीवित थे। आज़ादी के मिलने के बाद इस देश में साइकिल रिक्शा चालकों का वर्ग किस तेज़ी से पनपा है, उससे यही साबित होता है कि हमारी आर्थिक नीतियां बहुत बढ़िया हैं और यहाँ के घोड़े बहुत घटिया हैं। उससे यह भी साबित होता है कि समाजवादी समाज की स्थापना के सिलसिले में हमने पहले तो घोड़े और मनुष्य के बीच भेदभाव को मिटाया और अब मनुष्य और मनुष्य के बीच भेदभाव को मिटाने की सोचेंगे। ये सब बातें तो तर्क से साबित हो जाती हैं, पर इसका कोई तर्क समझ में नहीं आता कि शिवपालगंज और शहर के बीच चलने वाले दर्जनों साइकिल रिक्शों के होते हुए वहाँ के ये इक्के वाहन और उनके घोड़े अब तक खत्म क्यों नहीं हुए थे। घोड़े इस तालाब के किनारे उगने वाली घास खाकर भले ही जिंदा रह लें, पर इक्केवान भी इसी तरकीब से जी लेते होंगे, यह मानना कठिन है, क्योंकि यह खाद्य विज्ञान का सिद्धांत है कि आदमी की अक्ल तो घास खाकर जिंदा रह लेती है, आदमी खुद इस तरह नहीं रह सकता। सनीचर जब इन इक्के वालों के पास आया, उसके दिमाग में ये सामाजिक आर्थिक समस्याएं नहीं थीं। उस समय उसे अपने चुनाव की चिंता थी, जो कि वोट मांगने वालों और वोट देने वालों के बीच पारस्परिक व्यवहार का एकमात्र माध्यम है। इसलिए उसने इन दोनों को बिना किसी प्रस्तावना के बताया कि मैंने प्रधानी का पर्चा दाखिल किया है और अपना भला चाहते हो
तुम मुझे ही वोट देना। एक इक्के वाले ने उसे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक देखा और स्वगत शैली में कहा, ये प्रधान बनेंगे, देह पर नहीं लत्ता, पान खाएं अलबत्ता। वोट की भिक्षा बड़े बड़े नेताओं तक को विनम्र बना देती है। सनीचर तो सनीचर था। यह सुनते ही उसकी हेकड़ी ढीली पड़ गई और खीसें निकल आईं। बोला, अरे भाई, हम तो नाम भर के प्रधान होंगे, असली प्रधान तो तुम वैद महाराज को समझो। बस यही जानकर चलो कि तुम अपना वोट वैद जी को दे रहे हो। समझ लो कि खुद वैद जी तुमसे वोट की भीख मांग रहे हैं। इक्के वालों ने एक दूसरे की ओर देखा और चुप्पी साध ली। सनीचर ने कहा, बोलो भाई, क्या कहते हो? कहना क्या है? दूसरे ने जवाब दिया, जब वैद जी वोट की भीख मांग रहे हैं तो मना कौन कर सकता है? हमें कौन वोट का अचार डालना है? ले जाएं, वैद जी ही ले जाएं। पहले इक्के वाले ने भी उत्साह से कहा, वोट साला कौन 56 टके की चीज़ है, कोई भी ले जाए। दूसरे इक्के वाले ने प्रतिवाद किया, कोई कैसे ले जाएगा? पहली बार वैद जी ने हमसे एक चीज़ मांगी है तो वैद जी को ही मिलेगी, ले जाएं। सनीचर ने कहा, तो बात पक्की रही। उन्होंने एक साथ इसका उत्तर दिया, जिसका सारांश यह था कि मर्द की बात हमेशा पक्की होती है और वैसे तो वे कुछ देने लायक नहीं हैं, पर जब वैद जी कोई चीज़ मांग रहे हैं तो नहीं कहना बड़ा कठिन है। और आशा है प्रधान बन जाने पर सनीचर जमीन पर ही चलेगा, आसमान में बांस नहीं खोसेगा। सनीचर के चले जाने के बाद कुछ देर वे लोग चुपचाप घास छीलते और घास की कमी पर बहस करते रहे। अचानक उन्हें एक ऐसा आदमी आता दिखाई दिया जिसका अपना नाम सिर्फ सरकारी कागजों पर भले ही लिखा हो, गांव में बहुत कम लोगों को मालूम था। लोग उसे रामाधीन के भैया कहते थे। वह इस समय शिवपालगंज की ग्राम सभा का असली प्रधान था। यह दूसरी बात है कि जनता रामाधीन भीखम खेड़वी को ही प्रधान समझकर चलती थी। पिछले सालों गांव में तालाबों की मछली का नीलाम ऊंची कीमत पर होने लगा था। बंजर जमीन के पट्टों से गांव सभा की आमदनी बढ़ गई थी। शक्कर के मैदे का कोटा भी कभी कभी गांव पंचायत द्वारा वितरित किया जाता था। इन कारणों से गांव सभा अमीर हो रही थी और शिवपालगंज में सभी जानते हैं कि गांव सभा का और उसके प्रधान का अमीर होना एक ही बात है। परिणामतः प्रधान का पद बड़ा लाभदायक और गुणकारी था। यही नहीं, वह पद सम्मानपूर्ण भी था। साल में 2-4 बार थानेदार और तहसीलदार प्रधान को बुलाकर उसे 2-4 गाली भले ही दे बैठें और अंधेरे उजेले में गांव के एकाध गुंडे उस पर 10-5 ढेले भले ही फेंक दें उस पद के सम्मान में कमी नहीं होती थी, क्योंकि सारे देश की तरह शिवपालगंज में भी किसी भी तरकीब से हो, केवल अमीर बन जाने से ही आदमी सम्मानपूर्ण बन जाता था। और वहाँ भी सारे देश की तरह किसी संस्था का फोकट में पैसा खा लेने भर से आदमी का सम्मान नष्ट नहीं होता था। इन्हीं कारणों से रामाधीन के भैया भी दोबारा प्रधान बनना चाहते थे। वे इस समय अपने चने के खेत के पास से दूसरे के खेत से चने के पौधे उखाड़कर काफ़ी बड़ा बोझ बगल में दबाए घर की ओर लौट रहे थे और ज़ोर ज़ोर से गालियां दे रहे थे, ताकि जनता समझ जाए कि उनके खेत से चुराकर चने उखाड़ते हैं। उन्होंने सनीचर को तालाब के पास सिक्के वालों से बात करते हुए देखा। वहां अपना कार्यक्रम बदलकर उस तरफ चलना शुरू कर दिया। इक्के वालों ने उन्हें पास आता देखकर और यह इत्मीनान करके कि सनीचर निगाह से ओझल हो गया है, उन्हें सलाम किया और बोले, तुम भैया इस बार भी तो प्रधानी के लिए खड़े हो रहे हो?
रामाधीन के भैया ने खेतों में होने वाली चने की चोरी का हवाला दिया और कहा कि देखो, हमारी प्रधानी का साल पूरा हो रहा है, इसलिए चोर इत्मीनान से फिर पुराने ढर्रे पर लौट रहे हैं, और अब तक मेरी हुकूमत थी वे सांस रोककर छिपे बैठे थे। उन्होंने यह नतीजा निकाला कि गजहों को अगर अमन चैन प्यारा होगा तो साले अपने आप मुझे प्रधान बनाएंगे। उन्होंने बाद में लापरवाही से पूछा, सनीचरा क्या कह रहा था? वोट मांग रहा था। तुमने क्या कहा? कह दिया कि ले जाओ, मुझे कौन वोट का अचार रखना है। वोट उसे दोगे तो अपना भला बुरा समझकर ऊंचा नीचा देख कर देना। सब देख लिया है, तुम मांगते हो तो तुम ही ले जाओ। कहकर पहले इक्के वाले ने दोहराया, मुझे कौन वोट का अचार रखना है। रामाधीन के भैया ने पूछा, तो फिर वोट शनिचरा को नहीं दोगे? कहो तो उसे भी दे देंगे, जिसे कहोगे उसी को दे देंगे, हम तो तुम्हारे हुक्म के गुलाम हैं। कहकर उसने फिर दोहराना शुरू किया, मुझे कौन साले वोट का अचार डालना है। भैया ने उसकी बात काटकर हुक्म दिया, सनीचर वनीचर को वोट नहीं देना है तो नहीं देंगे, वोट मुझको देना है दे देंगे, कहा तो ले जाओ। रामाधीन के भैया चने के चोरों को पूर्ववत गाली देते हुए चल दिए। हर कदम पर उनकी चाल के अनुपात से गालियों का आकार प्रकार बढ़ने लगा, क्योंकि बस्ती नज़दीक आ रही थी और उन्होंने लोगों में यह प्रचार कराना अच्छा लगता था कि वे भी अपनी जगह पर गुंडे हैं और आज नाराज हैं। चमरही और ऊंची जाति वालों की बस्ती के बीच बने हुए गांधी चबूतरे पर आज कुत्ते नहीं आदमी बोल रहे थे। चुनाव के पहले रामाधीन के भैया ने उस स्थान का सुधार कराया था, क्योंकि शायद चुनाव कानून में लिखा है या पता नहीं क्यों सभी बड़े नेता चुनाव के कुछ महीने पहले अपने अपने चुनाव क्षेत्र का सुधार कराते हैं। कोई नए पुल बनवाता है, कोई सड़कें बिछवाता है, कोई गरीबों को अन्न और कंबलों का दान करता है। उसी हिसाब से रामाधीन के भैया ने चबूतरे के आसपास का नक्शा बदलने की कोशिश की थी। वहाँ एक नीम का लंबा चौड़ा पेड़ था जो बहुत से बुद्धिजीवियों की तरह दूर दूर तक अपने हाथ पांव फैलाए रहने पर भी तने में से खोखला था। रामाधीन के भैया ने उसी के नीचे एक कुआं बनवाया था। वास्तव में कुआं था तो वहाँ पहले ही से, पर उन्होंने उसका जीर्णोद्धार करके जमाने के चलन के हिसाब से सरकारी कागजों से कूप निर्माण का इंदराज करा दिया था, जो कि अच्छा अनुदान खींचने के लिए नैतिक तो नहीं पर एक प्रकार की राजनीतिक कार्रवाई थी। पहले वह कुआं बरसात के दिनों में आसपास ऊंचाई पर गिरने वाले पानी को अपनी ओर खींचकर मुहल्ले में बाढ़ आने से रोकता था। अब उसके चारों ओर एक जगत बन गई थी और स्पष्ट था कि इस कार्रवाई का संबंध किसी पंचवर्षीय योजना से है। इसी बात को कुछ और स्पष्ट करने के लिए कुएं के दोनों ओर एक एक खंभा उठा दिया गया था। उनमें से एक पर शिलालेख द्वारा लिखा गया था, तृतीय पंचवर्षीय योजना, गांव सभा शिवपालगंज। इस कूप का शिलान्यास मवेशी डॉक्टर श्री झाऊलाल ने किया। सभापति श्री जगदम्बा प्रसाद। जगत बन जाने के कारण अब बाहर का पानी भीतर न जाकर भीतर का पानी बाहर आने लगा था। इस पानी का अंतिम रूप शीतल मंद सुगंध था। एक बहुत बड़े नाबदान में बंधकर वह गांव वालों को सुझाव देता था कि पेट में केंचुओं का तजुर्बा तो तुम्हें तो हो ही गया है, अब उसे छोड़ो और जाओ थोड़ा मलेरिया और फाइलेरिया भी लेते जाओ। कुएं के जीर्णोद्धार के साथ ही गांधी चबूतरे का भी अभ्युदय हो गया था। उसमें कुछ नई ईंटें लग गई थीं और उन पर लगा हुआ सीमेंट ऐसा था
कि ठेकेदार के हाथों लगवाए जाने के बावजूद 15 दिन बीत जाने पर भी उखड़ा न था। इस वातावरण में चबूतरा पहले की अपेक्षा अब आकर्षक हो गया था और कॉलेज के निठल्ले लड़के कभी कभी वहां बैठकर जुआ खेलने लगे थे। शाम को बद्री पहलवान के अखाड़े के पट्टे भी अब वहां आने लगे थे और उनके हाव भाव देखकर लगता था कि उनके यहाँ आने का एकमात्र उद्देश्य चबूतरे पर बैठकर गर्दन पर लगा हुआ मिट्टी का प्लास्टर खुरचना है। रूपन बाबू की चाल थकी थकी थी और चेहरे पर रोज किसी चुस्ती और चालाकी न थी। उन्हें गांधी चबूतरे के पास आता देखकर एक नए पहलवान ने आंख मारी और पूछा, कहो बाबू, क्या हाल है? जवाब में रूपन बाबू ने आंख नहीं मारी और न यही कहा, तुम कहो राजा, तुम्हारे क्या हाल हैं। उन्होंने सिर हिलाकर सिर्फ यह बात पैदा की कि तुम मजाक करो, हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मूड खराब है। वे काला चश्मा लगाए, गर्दन पर रेशमी रुमाल लपेटे, मंद गमन करते हुए आए और चबूतरे पर धम से बैठ गए। थोड़ी देर के लिए उपस्थित सज्जन वृंद में शांति छा गई। छोकड़े पहलवान ने निठल्लेपन में अपना बाजू फैलाकर उसे कोहनी से मोड़ा। कोहनी के ऊपर चूहे के आकार की एक बचकानी मांसपेशी ऊपर आई। उसे प्यार के साथ बार बार देखते हुए वह रूपन बाबू के पास आकर बैठ गया। उसने दोबारा आंख मारी और रूपन बाबू की पीठ सहलाते हुए कहा, क्या बात है बाबू, आज रंग कुछ बदरंग हो रहा है। शिवपालगंज में कहावत मशहूर थी, माशूकों के 3 नाम, राजा, बाबू, पहलवान। इस हिसाब से रूपन बाबू के लिए ये विशेषण हैसियत गिराने वाले हो सकते थे, पर शिवपालगंज में यह भी मशहूर था कि इस छोकड़े पहलवान को रूपन बाबू कुछ उसी तरह छूट दिए थे जिस तरह सुना जाता है कड़ी बात कहने की छूट सरदार पटेल को गांधी जी की तरफ से मिली हुई थी। इसलिए उनकी ये आपसी बातें कुछ महापुरुषों का मनोविनोद वाले वजन पर आ जाती थीं। रूपन बाबू ने अपने दोस्त की मौजूदगी और उसकी भाषण शैली पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे चुपचाप बैठे रहे। कॉलेज के एक लड़के ने कहा, गुरु, हम लोगों को तुमने कुछ करने की बात ही नहीं बताई। सनीचर की तरफ से चुनाव में वह गर्मी नहीं है जो रामाधीन की तरफ से है। रूपन बाबू ने गर्भवती आवाज़ में कहा, अब सर्दी गर्मी की कोई बात नहीं रही। चुनाव के नतीजे का अभी अभी ऐलान हो गया है। सनीचर जीत गए हैं। छोकड़े पहलवानों और कॉलेज के लड़कों में भब्बड़ मच गया। चारों ओर से यही सवाल हो रहा था, कैसे कैसे सनीचर जीत कैसे गए। आंख मारकर रूपन बाबू के साथी ने कहा, बताओ तो पहलवान, सनीचरा जीत कैसे गया? महिपालपुर वाली तरकीब से, रूपन बाबू ने थकी आवाज़ में कहा। चुनाव जीतने के 3 तरकीबें हैं, एक रामनगर वाली, दूसरी नेवादा वाली और तीसरी महिपालपुर वाली। गांव सभा के चुनाव में रामनगर में एक बार 2 उम्मीदवार खड़े हुए थे, रिपुदमन सिंह और शत्रुघ्न सिंह। दोनों एक ही जाति के थे, इसलिए जाति के ऊपर वोटों का स्वाभाविक बंटवारा होने में दिक्कत पड़ गई। जो ठाकुर थे वे इस पसोपेश में पड़ गए कि यह भी ठाकुर और वह भी ठाकुर, किसे वोट दें और किसे न दें। जो ठाकुर न थे वे इस चक्कर में आ गए कि ये जब अपनी जाति के ही नहीं हैं तो उन्हें वोट दिया तो क्या और न दिया तो क्या। कुछ दिनों बाद पता चला कि रिपुदमन सिंह और शत्रुघ्न सिंह दोनों के नामों का मतलब ही एक है, और वह यह है कि ऐसा शेर जो दुश्मन को खा जाए। इस पर गांव वालों ने प्रजातंत्र की परंपरा के अनुकूल यह निष्कर्ष निकाला कि कोई भी सभापति हो, हमारी क्या हानि और खाने दो उन्हें एक दूसरे को। चुनाव के 5 दिन पहले तक इसी तरह की उपेक्षा का वातावरण बना रहा। होता यह था कि उम्मीदवार लोगों के वोट मांगने के लिए जाते तो लोग दोनों से ज़्यादातर यही कहते
कि हमें कौन वोट का अचार डालना है, जितने कहो उतने वोट दे दें। इस सबसे दोनों उम्मीदवार इस नतीजे पर पहुँचे कि हमें कोई भी वोट नहीं देगा। घबराकर वे प्रजातंत्र की दुहाई देने लगे। उन्होंने लोगों को अपने वोट की कीमत बतानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि अगर तुम अपना कीमती वोट गलत आदमी को दे दोगे तो प्रजातंत्र खतरे में पड़ जाएगा। लोग यह बात समझ नहीं पाए। जो समझे भी, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि गलत आदमी को वोट देने से प्रजातंत्र को कोई खतरा नहीं है, तुम वोट दे सकते हो, प्रजातंत्र के लिए इतना ही काफ़ी है। गलत सही तो लगा ही रहता है, देखो न सारे देश में क्या हो रहा है। ऐसी बात कहने वाले दो एक लोग ही थे, पर प्रजातंत्र को निरर्थक बनाने के लिए इतना ही काफ़ी था। इसलिए दोनों उम्मीदवारों ने अपने प्रचार का तरीका बदल दिया और प्रधान के अधिकारों की बात करते हुए कहना शुरू किया कि वह गांव की सारी बंजर जमीन दूसरों को दे सकता है और बंजर लोगों ने बेकायदे अपने कब्जे में कर लिया है उससे उन्हें बेदखल करा सकता है। किसान को, जैसा कि गोदान पढ़ने वाले और 2 बीघा जमीन जैसी फिल्में देखने वाले पहले से ही जानते हैं, जमीन ज़्यादा प्यारी होती है। यही नहीं, उसे अपनी ज़मीन के मुकाबले दूसरे की ज़मीन बहुत प्यारी होती है और वह मौका मिलते ही अपने पड़ोसी के खेत के प्रति लालायित हो उठता है। निश्चय ही उसके पीछे साम्राज्यवादी विस्तार की नहीं, सहज प्रेम की भावना है, जिसके सहारे वह बैठता अपने खेत की मेड़ पर है, पर जानवर अपने पड़ोसी के खेत में चराता है। गन्ना चूसता हो तो अपने खेत को छोड़कर बगल के खेत से तोड़ता है और दूसरों से कहता है कि देखो मेरे खेत में कितनी चोरी हो रही है। वह गलत नहीं कहता है, क्योंकि जिस तरह उसके खेत की बगल में किसी दूसरे का खेत है, उसी तरह और के खेत की बगल में उसका खेत है और दूसरे की संपत्ति के लिए सभी के मन में सहज प्रेम की भावना है। ये बातें गोदान में इतनी साफ नहीं लिखी गई हैं और बम्बईया फिल्मों में शायद कृष्णचंद्र और ख्वाजा अहमद अब्बास के डर के कारण या प्रगतिशीलता के जोश में 50% अंधे हो जाने के कारण या सिर्फ जहालत के कारण साफ तौर पर नहीं दिखाई गई हैं। इसलिए उन्हें जरा सफाई से कहना पड़ा। अगरचे अपने देश में सफाई का काम कलाकारों का नहीं, फिर भी तो जैसे ही गांव वालों को मालूम हुआ कि गांव पंचायत का संबंध जमीन के लेन देन से है और उनके पड़ोस का खेत उनका हो सकता है और अमुक किसान के लावारिस मर जाने पर उन्हें उत्तराधिकारी घोषित करके उनका राज तिलक हो सकता है, किसानों की सहज प्रेम वाली भावना लबलबा उठी। फिर तो वोटरों को जमीन के प्रेम ने गांव पंचायत की ओर ठेला और गांव पंचायत के प्रेम ने उन्हें प्रधान के पद के उम्मीदवारों की ओर ठेला और चुनाव के मामले में उनका दिमाग एकदम सक्रिय हो गया। उसके बाद उनके सामने वही मानसिक समस्या पैदा हो गई जो चीनी हमले के मौके पर आचार्य कृपलानी ने पूरे देश के सामने पैदा कर दी थी। वे सोचने लगे कि तटस्थ रहना बिल्कुल बेकार है, इसमें कमजोरी भी है और नुकसान भी है, और अगर तुम चैन से रहना चाहते हो तो रिपुदमन और शत्रुघ्न में से किसी एक का पल्ला पकड़ लो और बहुत ज़्यादा तटस्थ बनने की कोशिश मत करो, नहीं तो दोनों ओर से मारे जाओगे। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में तटस्थता की समस्या को हम लोग तो चुपचाप कतरा कर झेल ले गए, क्योंकि इस तरह से हम कई समस्याओं को झेल चुके थे, पर रामनगर वालों को घमंड था कि वे अपना भला बुरा ज़्यादा जानते हैं। इसलिए उन्होंने इस समस्या से कतराना ठीक नहीं समझा और देखते देखते पूरा गांव 2 दलों में बंट गया। एक दल वह जिसको
खाली जमीन का बंटवारा रिपुदमन के हाथों करवाना मंजूर था और दूसरा दल वह जिसे इस काम के लिए शत्रुघ्न सिंह के हाथों में ज़्यादा कलाकारी दिखाई देती थी। चुनाव के जब 2 दिन रह गए तो दोनों ओर से काफ़ी सरंजाम दिखाई दिए। लोगों ने चीख चीख कर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, एक दूसरे की माँ बहनों में दिलचस्पी दिखाने वाली बातें कहीं, अपनी अपनी लाठियों में तेल लगाया। भाले बल्लमों को चमत्कार उन्होंने लाठियों में फिट किया और जान हथेली पर रख कर उसी हथेली में गांजे की चिलम पकड़ ली। जब इतना सब हो गया तो रिपुदमन सिंह ने अपने छोटे भाई सर्वदमन को बुलाकर प्रेम से कहा कि भाई, अगर इस लड़ाई में मेरी जान निकल जाए और मेरे साथ में 25 आदमियों की भी जान निकल जाए तो तुम क्या करोगे? सर्वदमन सिंह वैसे तो वकालत पास थे, पर जिस तरह किसी जमाने में बड़े बड़े वकील बालिस्टर वकालत छोड़कर राजनीति में आ गए थे, वैसे ही वे अपनी वकालत छोड़कर पिछले 4 सालों से स्थानीय राजनीति में कूद पड़े थे। फर्क यह था कि स्वतंत्रता संग्राम वाली राजनीति में आने वाले बहुत से वकीलों की आमदनी के जरिए लोगों को मालूम न हो पाते थे, पर सर्वदमन की जीविका का साधन सभी को अच्छी तरह मालूम था और सब उससे वाजिब ढंग से प्रभावित थे। उनके पास 10 गैस बत्तियां थीं जो शादियों के मौसम में किराए पर चलती थीं। साथ ही उनके पास 2 बंदूकें थीं जो डकैतियों के मौसम में किराए पर चलती थीं। कुल मिलाकर सर्वदमन को इतना मिल जाता था कि वे इत्मीनान से ग्रामीण राजनीति का संचालन कर सकें। गैस बत्तियां और बंदूकें दूर दूर तक जाती थीं और उन्हीं के अनुरूप उनके न जाने कितने व्यापक और गहरे सामाजिक संपर्क हो गए थे और उसके अनुरूप सर्वदमन में बातचीत करने की लियाकत और आत्मविश्वास आ गया था। भाई की बात का जवाब सर्वदमन ने आत्मविश्वास की वाजिब मात्रा के साथ दिया। बोले, भाई, अगर तुम और तुम्हारे 25 आदमी इस लड़ाई में मारे गए तो दूसरी तरफ शत्रुघ्न और उनके 25 आदमी भी मारे जाएंगे। इतना तो हिसाब से होगा, उसके बाद जैसा बताओ वैसा किया जाए। रिपुदमन ने सर्वदमन को गले से लगाकर रोने की कोशिश की, पर या तो आदमी फिल्मी अभिनेता हो या नेता, तभी वह इच्छा मात्र से रो सकता है। मतलब यह कि अभ्यास की कमी से रिपुदमन की कोशिश नाकामयाब हुई। सर्वदमन ने उन्हें धीरे से अपने से अलग किया और बोले, जाने दो और बताओ, 25-25 का हिसाब ठीक करने के बाद क्या किया जाए? रिपुदमन ने कहा, मान लो उसके बाद प्रधान का फिर से चुनाव हो और तुम प्रधान बनना चाहो तो क्या हालत होगी? सर्वदमन कागज पेंसिल ले आए और जोड़ बाकी लगाकर बोले कि दादा, अगर तुम और शत्रुघ्न सिंह अपने 25-25 आदमियों के साथ मर जाओ तो फिर मैं क्या, मेरी तरफ का कोई भी आदमी दूसरी तरफ के किसी भी आदमी से 50 वोट ज़्यादा ले गिरेगा, क्योंकि गांव के वोटरों में उस तरफ से सचमुच मर मिटने वाले ज़्यादा से ज़्यादा 25 आदमी निकलेंगे, जबकि हमारी तरफ ऐसे आदमी 40 से भी ज़्यादा हैं। उधर वे 25 आदमी अगर मर जाएं तो समझ लो उनका पूरा मोहल्ला मर गया, जबकि हमारे 25 आदमियों के मर जाने के बाद भी मैदान हमारे बाकी 15 आदमियों के हाथ में रहेगा। चुनाव के 3 दिन पहले सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की अदालत में रिपुदमन ने शत्रुघ्न सिंह और उनके 25 आदमियों के खिलाफ एक दरख्वास्त दी कि उन्हें उनसे जान व माल का खतरा है और चुनाव में शांति भंग का अंदेशा है। पुलिस ने दरख्वास्त की तायीद की। जवाब में शत्रुघ्न सिंह ने रिपुदमन और उनके 40 आदमियों के खिलाफ ऐसी ही दरख्वास्त दी और पुलिस ने उसकी भी तायीद की, पर उसमें यह गणित लगा दी कि यह बात रिपुदमन और
उसके केवल 25 आदमियों के लिए सही है। चुनाव के दिन पहले दोनों उम्मीदवारों और दोनों ओर के 25-25 आदमियों की पेशी हुई। मजिस्ट्रेट ने जैसा कि किताब में लिखा था, शत्रुघ्न सिंह और उनकी पार्टी से जमानत और मुचलके मांगे, जिन्हें वे देने की सोचने लगे। फिर मजिस्ट्रेट ने रिपुदमन और उनकी पार्टी से जमानत और मुचलके मांगे। रिपुदमन ने कहा, हुजूर, हम जमानत और मुचलके नहीं देंगे। हमारी बात याद रखिएगा, कल हमारे गांव में कत्लेआम होगा। बड़ी से बड़ी जमानत शत्रुघ्न सिंह और उनके गुंडों को झगड़ा करने से न रोक पाएगी। हम लोग सीधे साधे खेतिहर हैं, हम इनका क्या खाकर मुकाबला करेंगे। इसलिए ऐसा कीजिए हुजूर कि हमें जमानत न दे सकने के कारण हवालात में बंद करा दीजिए। हवालात में बंद हो जाने से हमारी जान तो बच जाएगी। सिर्फ इतना कीजिएगा हुजूर कि शत्रुघ्न सिंह की जमानत का एतबार न कीजिएगा। हमारे खानदान के 2-4 लोग गांव में रह जाएं, उनके बचाने का इंतजाम कर दीजिएगा। इसके बाद उन्होंने कटघरे को गले लगाकर रोने की कोशिश की। पुलिस ने इस वक्तव्य को भी तायीद की। अतः मजिस्ट्रेट ने यही तय किया कि जब रिपुदमन सिंह और उनकी पार्टी चुनाव के पहले जेल में रहेगी तो शत्रुघ्न सिंह और उनकी पार्टी के जमानत मंजूर नहीं की जाएगी, उन्हें भी जेल में रहना पड़ेगा। इस तरह दोनों कुछ दिनों के लिए उम्मीदवार और उनके 25-25 आदमी मर गए। इसके बाद चुनाव बड़े शांत और सभ्यतापूर्ण वातावरण में हुआ। जहाँ तक विभिन्न पक्षों की दक्षता का सवाल है, उनमें शत्रुघ्न सिंह के सहायक बहुत निकम्मे साबित हुए। वास्तव में पता नहीं चल पाया कि उनका कोई सहायक गांव में बचा भी है या नहीं। उधर रिपुदमन की ओर से सर्वदमन चुनाव लड़ने के लिए मौजूद थे, क्योंकि पुलिस की तायीद और वकालत की डिग्री के सहारे वे शांति प्रिय आदमी समझे जाते थे और उनका हवालात में जाना जरूरी नहीं समझा गया था। उन्होंने जमकर चुनाव लड़ा और उसका नतीजा वही निकला जो वे पहले कागज पर जोड़ चुके थे। चुनाव जीतने का यह तरीका रामनगर के नाम से पेटेंट हुआ। नेवादा वाला तरीका कुछ ज़्यादा आदर्शवादी था। नेवादा वाला तरीका कुछ ज़्यादा आदर्शवादी था। वहाँ कई जातियों के लोग चुनाव लड़ने के लिए खड़े थे, पर उनमें मुख्य उम्मीदवार केवल 2 थे, जिन्हें ऋग्वेद में पुरुष ब्रह्म का क्रमशः मुंह और पैर माना गया है। आज के हिसाब से वह ब्राह्मणों और हरिजनों का संघर्ष था, पर नेवादा में यह मामला बड़े ही सांस्कृतिक और लगभग वैदिक ढंग पर पनपा। ब्राह्मण उम्मीदवार ने सवर्णों के बीच ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का कई बार पाठ किया और समझाया कि ब्राह्मण ही पुरुष ब्रह्म का मुख है। उसने यह भी बताया कि शूद्र पुरुष ब्रह्म का पैर है। प्रधान के पद के बारे में उसने कई उदाहरण देकर बताया कि उसका संबंध मेधा और वाणी से है, जो पैर में नहीं होती, सिर में होती है, जिसमें मुंह भी होता है। अतः ब्राह्मण को स्वाभाविक रूप से प्रधान बनना चाहिए, न कि शूद्र को। ब्राह्मण उम्मीदवार ने शूद्रों का तिरस्कार करने के लिए प्रचलित गाली गलौज का सहारा नहीं लिया था। वह अपनी बात को इसी सांस्कृतिक स्तर पर समझाता रहा। उसने रियायत के तौर पर यह भी मान लिया कि कोई दौड़ धूप का ऐसा काम जिसमें पैरों की आवश्यकता हो, जैसे न्याय पंचायत के चपरासी का काम, निश्चित रूप से शूद्र को ही मिलना चाहिए। पर प्रधान के पद के लिए शूद्र का खड़ा होना वेद विपरीत बात होगी। और जैसा कि प्रायः होता है, वोटरों ने बातचीत के इस सांस्कृतिक स्तर को स्वीकार नहीं किया और मजबूरन ब्राह्मण उम्मीदवार को अपने प्रचार का ढंग बदलना पड़ा। उसने पुरुष ब्रह्म के मुख की हैसियत से अपने मुंह का जरा ज़्यादा उदार उपयोग करना शुरू किया। साथ ही उसके सहायक प्रचार के मौक़ों पर अपने मुंह का और भी खुलकर प्रयोग करने लगे और कुछ दिन बाद उसी पुराने स्तर पर आ गई कि बताओ ठाकुर किशन सिंह, हमें छोड़कर क्या अब तुम उस चमार को वोट दोगे। गांव में ब्राह्मण उम्मीदवार की ओर से देखते देखते गाली गलौज का उग्र वातावरण बन गया और
तब अचानक एक आदमी उसे पुरुष सूक्त की उस ऋचा का ठीक मतलब मालूम हो गया जिसमें शूद्र को पैर माना गया है। एक जगह ब्राह्मण उम्मीदवार का एक सहायक खुलकर दूसरे उम्मीदवार को गाली दे रहा था। वह चबूतरा पर बैठा था और उसके मुंह से धारावाहिक गालियों के बीच जो केंद्रीय प्रश्न निकल रहा था वह यही था कि बताओ ठाकुर किशन सिंह, क्या अब तुम उसके बाद कुछ गालियां बाद में वाक्य का दूसरा अंश को ही वोट दोगे? वह चबूतरे पर बैठा था और बोलता जाता था। अचानक उसका वाक्य अधूरा ही रह गया। उसे अपनी कमर पर इतने जोर से चोट का एहसास हुआ कि वह तात लात रावण मोहि मारा कहने लायक भी न रह रहा। जब चबूतरे के नीचे लुढ़क कर गिरा ही था कि उस पर 10 ठोकरें और पड़ गईं, और जब उसने आंख खोली तो पता लगा कि संसार स्वप्न है और मोह निद्रा का त्याग हो चुका है। इसके बाद इस तरह की कई घटनाएं हुई और ब्राह्मण उम्मीदवार को मालूम हो गया कि पुरुष ब्रह्म का मुख पुरुष ब्रह्म के पैर से ज़्यादा दूर नहीं है, और संक्षेप में जहाँ मुँह चलता है और जवाब में लात चलती हो वहाँ मुँह बहुत देर तक नहीं चल पाता। इस अनुसंधान ने ब्राह्मण उम्मीदवार को हैरान कर दिया, पर ऐसे मौके पर उसकी मदद के लिए एक बाबा जी का आविर्भाव हुआ जो उन अनेक बाबाजियों में से थे जो विपन्नताग्रस्त किसानों से लेकर ऊंचे से ऊंचे अफसरों, नेताओं और व्यापारियों में बड़ी आसानी से अपने चेलों को पहचान लेते हैं। घटना सिंहासन बत्तीसी और बैताल पचीसी की कथाओं की तरह घटी। ब्राह्मण उम्मीदवार एक दिन अपने मुंह का बहुत सीमित उपयोग करने के बावजूद पुरुष ब्रह्म के पैर की ठोकर खाकर ढेर हो चुका था और इस चमार से प्रधान पद को अछूता बचाकर किस तरह उसे ब्राह्मण के नीचे रखा जाए इस समस्या पर विचार कर रहा था। विचार करने का काम गांव के बाहर एक कुएं की जगत पर नवलनील नील कोमल कोमल छाया तरुवर में तन श्यामल के सायंकालीन वातावरण में एक बरगद के पेड़ के पास हो रहा था। तभी उसे पेड़ के नीचे कुछ चिनगारियां उड़ती हुई नजर आईं और साथ ही शंकर जी के कई विशेषण भर्राई हुई आवाज़ में सुनाई दिए। ब्राह्मण उम्मीदवार को यकीन हो गया कि पेड़ के नीचे कोई बाबा जी हैं। यही था भी। बाबा जी शंकर का नाम ले रहे थे और गांजा पी रहे थे। आदमी दुखी न हो और सामने कोई बाबा जी खड़े हों तब भी साष्टांग गिर पड़ता है। यहाँ तो ब्राह्मण उम्मीदवार दुखी था और बाबा जी प्रकट हो गए थे। बिना कुछ सोचे हुए वह बाबा जी के चरणों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा। बाबा जी की जिंदगी में ऐसे मौके कई बार आ चुके थे। इन्हीं तजुर्बों के आधार पर उन्होंने ब्राह्मण उम्मीदवार को अभयदान देते हुए समझाया कि घबराओ नहीं बेटा, अगर तुम्हें स्वप्न दोष की बीमारी है या शीघ्र पतन होता है या बचपन की कुटेव के कारण तुमसे नपुंसकता व्याप्त हो गई है तो यकीन रखो मेरे नुस्खे का इस बार प्रयोग करके तुम एक बार 1000 स्त्रियों का मान मर्दन कर सकोगे। पर ब्राह्मण उम्मीदवार ने सिर हिलाकर बाबा जी की उदारता से लाभ उठाना नामंजूर कर दिया। तब बाबा जी ने उसे बताया कि इस अत्यंत गोपनीय नुस्खे से तुम तो बाजीकरण के उस्ताद तो हो ही जाओगे, साथ ही उसके आधार पर अगर दवाएं बनाकर तुमने उसे बेचना शुरू कर दिया तो कुछ दिनों में ही तुम्हें करोड़पति का पार्ट भी शुरू कर देना पड़ेगा। इसके बावजूद ब्राह्मण उम्मीदवार रोता रहा और सिर हिलाता रहा और बाबा जी ने उसे जब ज़्यादा कोंचा तो उसने कहा कि मुझे 1000 स्त्रियों का मान मर्दन नहीं करना है। मेरा काम तो सिर्फ एक चमार का मान मर्दन होने से चल जाएगा। बाबा जी ने ब्राह्मण उम्मीदवार को सांत्वना दी और पूरी बात समझकर उसे इस संकट से पार उतारने के लिए गांजे का चिलम जो टेंट में खसा था और नकली जटाओं पर थोड़ी सी धूल डालकर बस्ती की ओर चल दिए। उन्होंने एक मंदिर के सामने डेरा डाला
और दूसरे दिन से कबीर और रामानंद से लेकर गुरु गोरखनाथ तक की कई ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाने लगे, जिनका अंतिम निष्कर्ष यही था कि जाति पाति पूछे ना कोय, और जो हरि को भजता है वह हरि का होय। यह हरि क्या चीज़ है, इसे भी लोगों ने उसी दिन शाम से ही समझना शुरू कर दिया। एक चिलम में गांजे की कली रखी गई, जिस पर सुलगती हुई आग ठूंस दी गई। उसे गाल पिचकाकर और उतने ही बार फुलाकर सुलगाया गया और दम खींची गई। एक सांस और दूसरी सांस के इंटरवल के दौरान शंकर जी का नाम कई ढंग से कई अर्थों के साथ लिया गया। वह चिलम भक्तों में इधर से उधर और उधर से इधर घूमती रही। भक्त समझते रहे कि यही हरि हैं। बाबा जी के दरबार में 48 घंटे तक अखंड कीर्तन चलता रहा। जो गांजा नहीं पीते थे उनके लिए बराबर भंग का इंतजाम हुआ, और जब तक कीर्तन चला तब तक सिल पर लोढ़ा भी चलता रहा, हारमोनियम बजता रहा और राधा कृष्ण और सीताराम की खुशामद में ऐसी ऐसी धुनें गाई गईं जिनके सामने सिनेमा के बड़े बड़े गाने पस्त हो गए। जैसे लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। इसके मुकाबले लेके पहला पहला प्यार तज के ग्वालों का संसार, मथुरा नगरी में आया है कोई वंशीधर ने मैदान मार लिया। बाबा जी 2 दिन के बाद ही श्री कृष्ण का अवतार मान लिए गए। यह दूसरी बात है कि यमुना का जल न पीकर उन्होंने सिर्फ गांजा पिया, और पिशाचों की तरह श्री कृष्ण के मुकाबले वे शंकर भगवान के जरा नज़दीक रहे। इस दौरान चिलम धकाधक सुलगती रही और साबित करती रही कि गांजा चाहे चोरी का हो, चाहे सरकारी दुकान का, और गंगाजल चाहे गंगोत्री का हो या गंदे नाले के संगम का, इनका असर हर हालत में बराबर रहता है। बाबा जी बहुत मस्त आदमी थे। वे कीर्तन का मुआयना ही नहीं, खुद कीर्तन भी करते थे। अगर वे गांजा न पीते होते तो उनकी आवाज़ गले के बाहर निकलकर साफ साफ सुनाई पड़ती, और अगर वह हारमोनियम न बजती होती तो उनके कीर्तनों में एक धुन भी पाई जा सकती थी। पर इन स्वाभाविक अड़चनों के बावजूद बाबा जी ने गांव भर को देखते देखते अपने काबू में कर लिया। उन्होंने कबीर, रैदास और रामानंद के ऐसे ऐसे भजन सुनाए कि लोग इन संतों की जय जयकार करने लगे। वे संत वहां मौजूद होते तो ऐसी मौलिक कविता सुनकर बाबा जी की जय जयकार करने लगते। इसी असर में बाबा जी ने गांव से जातिवाद का नाम हटा दिया, और एक दिन उन्होंने गांजे, भंग और कीर्तन के माहौल में जब इशारा किया कि इस गांव का प्रधान बड़ा धर्मात्मा आदमी है, तो लोग चकित रह गए। एक भंगेड़ी ने कहा कि अभी तो कोई प्रधान चुना ही नहीं गया है और इस ओहदे पर पहली बार चुनाव होना है। तो बाबा जी ने सिर्फ इशारा किया कि हमारे भगवान ने तो चुनाव कर दिया है। संक्षेप में, नशा उतरने से पहले ही लोगों को मालूम हो गया कि ब्राह्मण उम्मीदवार को भगवान ने स्वयं प्रधान चुन लिया है, और इस ज्ञान के आधार पर नशा उतरने के पहले लगभग सभी गांव वालों ने उन्हें अपना प्रधान स्वीकार कर लिया। इस प्रकार लात सुन्न पड़ गई और मुंह की विजय हुई। नेवादा वाला तरीका चुनाव लड़ने वालों के लिए बड़ा कारगर साबित हुआ। दूसरे गांवों से लोगों ने उसे संशोधित रूप से स्वीकार करके बड़े बड़े चुनाव जीते। जहां गांजा पीने वाले बाबा जी नहीं मिले या उतना गांजा नहीं मिला, वहां लोगों ने ज़्यादातर किसी को भी बाबा बनाकर देवी की पूजा का इंतजाम करना शुरू कर दिया। उन जगहों पर बकरे की बलि होने लगी और दारू का प्रसाद भी चढ़ने लगा। इसका भी यही नतीजा होता था कि लात सुन्न पड़ जाती थी और मुंह की विजय होने लगती थी। इस तरह पेटेंट किया हुआ तरीका चुनाव संहिता में नेवादा वाली पद्धति के नाम से दर्ज हुआ। महिपालपुर वाला तरीका शुद्ध वैज्ञानिक और सबसे सीधा था।
इसका विकास एक चुनाव अधिकारी की गलती से हुआ और बाद में उस गलती को मान्यता देकर उसे कई जगह दोहराया गया। वह गलती एक घड़ी को लेकर हुई। चुनाव 12 बजे दिन को होना था। चुनाव अधिकारी की घड़ी चूंकि शहर के घंटाघर से मिली थी और घंटाघर की चुंगी के चेयरमैन के घर से मिली थी, इसलिए सवा घंटा तेज थी। नतीजा यह हुआ कि चुनाव अधिकारी ने कुछ उम्मीदवारों के विरोध के बावजूद 11:15 बजे ही जितने वोटर और उम्मीदवार आ गए थे, उन्हीं से चुनाव पूरा करा के उसके नतीजे का वहीं ऐलान कर दिया। जब बचे हुए वोटर और उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए घटना स्थल पर पहुंचे, उस समय चुनाव अधिकारी अपने घर पर 1:15 पर खाया जाने वाला खाना खा रहा था। इस चुनाव के पहले खिलाफ याचिका दाखिल हुई और उसमें सारी बहस घड़ियों को लेकर हुई। वह मुकदमा काफ़ी वैज्ञानिक साबित हुआ और उससे अदालत की कई किस्म की घड़ियों के बारे में मैकेनिकल जानकारी हासिल करने का मौका मिला। इसका परिणाम यह हुआ कि मुकदमा 3 साल चला, पर न यह साबित होना था और न हुआ कि चुनाव अधिकारी ने कोई गलती की है। उसने जिसे सभापति घोषित कर दिया था, वह अपनी घड़ी को हमेशा के लिए सवा घंटे तेज करके गांव पर यथाविधि हुकूमत करता रहा। बाकी उम्मीदवार बकौल छोटे पहलवान घड़ी की जगह घंटा लेकर बैठे रहे। महिपालपुर वाली घटना शुद्ध आकस्मिक थी, पर न्यूटन के सामने पेड़ से सेब गिरने की घटना भी वैसे ही आकस्मिक थी, जिससे उसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत निकाला था। बाद में चुनाव के फन में माहिर लोगों ने भी महिपालपुर की घटना से एक सिद्धांत निकाला था, और वह यह था कि सब घड़ियां एक साथ एक वक्त नहीं दिखाती और सब वोटर एक साथ एक जगह पर नहीं पहुंचते। इस सिद्धांत की खोज हो जाने के बाद गांव पंचायतों के चुनावों में इसका उपयोग कई बार कई तरह से हुआ। चुनाव अफसरों की घड़ियां महिपालपुर की नज़ीर को सामने रखकर छिटपुट और तौर से घंटा या आध घंटा तेज या धीमी हो जाती, और चूंकि घड़ी एक मशीन है, इसलिए उसके बारे में किसी इंसान को दोष नहीं दिया जाता था। फिर ज़्यादातर यह भी होने लगा कि जिस उम्मीदवार की घड़ी का मेल चुनाव अफसर की घड़ी से हो जाता, वह चुनाव में विजयी बनने लगा। वह 2 मशीनों का खेल था और इसके लिए भी किसी इंसान को दोषी ठहराना अवैज्ञानिक बात होती। भूगोल के हिसाब से शिवपालगंज से महिपालपुर दूर पड़ता था और नेवादा नज़दीक, इसलिए रामाधीन भीखम खेड़वी को नेवादा पद्धति का अच्छा ज्ञान था। उसका उन्होंने खुलकर प्रयोग भी किया था। उधर सनीचर की ओर से वैद्य जी ने भूगोल के मुकाबले इतिहास का ज़्यादा सहारा लिया था और अतीत काल की सब पद्धतियों का मनन करके सनीचर की ओर से महिपालपुर वाली पद्धति को अपनाने की राय दी थी। परिणाम स्वरूप उसकी ओर से सिर्फ एक सस्ती घड़ी का खर्च हुआ, जो चुनाव अफसर भूल से अपनी कलाई पर बांधे हुए अपने घर लौट गए, जबकि नेवादा पद्धति का प्रयोग करने वाले हार कर निराशा और शराब के असर से मैदान में ढेर हो गए। नशाखोरी की विशेषज्ञता के अलावा उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ।